हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 7th की हम एनसीईआरटी में अपना हिस्ट्री का चैप्टर कर रहे थे। चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे हम। ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़। ठीक है। हमने रेफरेंस लिया था चैप्टर 2, 3 और 4 का। हमने पढ़ा था कि कैसे किंगडम उठे थे और फिर उनका फॉल हुआ था। उसके बाद हमने ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ा था। ट्राइबल सोसाइटीज शहर से दूर हट के इलाके जहाँ पर वो अपनी रिचुअल्स को फॉलो करते थे, उनके अंदर कोई भी ऐसे कोई कास्ट डिफरेंसेस नहीं थे, इसको हमने समझा था। ठीक है। कौन होते थे ट्राइबल पीपल्स, इनके बारे में हमने समझा था। इनके अलग अलग ट्राइबल्स के हमने नाम समझे थे, हमने उनको मैप में देखा था। कौन थे खोकर्स, कौन थे कक्कर्स, कौन थे। ठीक है। गखर्स में कमाल खान जो था वो मनसबदार रहा था एम्परर अकबर के टाइम पीरियड में। ठीक है। लंगास के बारे में, आर्गन्स के बारे में हमने देखा था। बलूचूज के बारे में हमने देखा जो कि हमारे नॉर्थ वेस्ट में ट्राइब्स थी और वो डिवाइडेड थी स्मॉल क्लैंस में। क्लैंस के बारे में हमने यहाँ पे समझा था। ठीक है। गड्डीज नाम की एक शेफर्ड ट्राइब थी जो हिमालयन रीजन्स में रहा करती थी। नागाज और अहोम्स जो थे वो डोमिनेटेड ट्राइब्स थे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमने बिहार झारखंड के रीजन्स में भी जो है वो चीरो चीफ डम्स के बारे में समझा था, जिसको राजा मान सिंह अकबर का जो फेमस जनरल था उसने इसको हरा दिया था चीरो को। और वहां से एक बहुत ही बड़ी बूटी जो है उसने एक्वायर करी थी। औरंगजेब के टाइम पे चीरो फोर्ट्रेस पे कब्जा करके जो है वो उनको ट्राइब को बिल्कुल ही सब्जुगेट दबा दिया गया था। ठीक है। मुंडास और संथल्स के बारे में हमने पढ़ा था जो कि उड़ीसा और बंगाल के रीजन में जो है वो देखने को हमें मिली थी। इसके बाद हमने जो है महाराष्ट्र के, कर्नाटक के रीजन्स में कोलीज और बिराड्स को देखा था। ठीक है। और उसके बाद हमने कोरागास, वेतर्स और मारवाड़ को देखा था जो कि हमारी बहुत ही बड़ी ट्राइबल पॉपुलेशन रही थी। ठीक है। उसके बाद हमने इसमें और भील्स के समुदाय को हमने देखा था जो कि लेट 16th सेंचुरी में ऐसी हमने बहुत सी ट्राइब्स भी देखी थी जो एग्रीकल्चर्स बन गई थी, कुछ जमींदार बन गए थे इनमें से। ठीक है। और गोंड्स हमने ट्राइब्स देखी थी जो कि प्रेजेंट टाइम में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के रीजन्स में देखने को मिली थी। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हम जो पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे कि नोमैड्स और मोबाइल पीपल थे वो किस तरीके से रहा करते थे। चलिए स्टार्ट करते हैं से। कि नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट मूव्ड ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस विद देयर एनिमल्स। नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट जो थे वो दूर दूर तक जो है वो डिस्टेंस अपने कवर करा करते थे अपने जानवरों के साथ में। ठीक है। ये सब जो है वो अ, अपने पूरा एक पूरा झुंड होता था जानवरों का जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाके घुमा करा करते थे, तो उन्हीं को हमने कहा है नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट। ठीक है। पैस्टोरलिस्ट का मतलब जो जानवरों के साथ घूमते हैं ना, पास्चर्स के साथ, अपने पूरे कैटल के साथ। ठीक है। और जो नोमैडिक होते हैं वो घूमने वाले, तो अपने जानवरों के साथ पूरे पूरे कैटल्स के साथ जो है वो लंबे लंबे डिस्टेंसेस कवर करके घुमा करते थे, और हम कहते हैं नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट। ठीक है। इनका कैसे खाना पीना होता था, ये जो थे वो मिल्क पर और दूसरे पेस्टोरल प्रोडक्ट्स पर जो है वो सरवाइव करते थे। इनको जो है वो एक्सचेंज करके इनको मिलते थे, ऊन मिल जाता था, घी के साथ जो है वो एक्सचेंज कर लेते थे। सेटल्ड एग्रीकल्चर फॉर ग्रेन, क्लोथ, यूटेंसिल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स जो थे। ठीक है। तो ये जो रहते एक्सचेंज करा करते थे, यानी जानवरों के पास से जो इनको वूल मिलती थी, जो घी वगैरह इनको मिलता था, ये उसको एक्सचेंज कर लेते थे ग्रेन्स के साथ, क्लोथ्स के साथ, यूटेंसिल्स के साथ, और जो दूसरे प्रोडक्ट हैं उनके साथ इनको जो है वो एक्सचेंज कर लेते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने से पहले हम फिगर 3 को देख लेते हैं कि यहाँ पर एक चेन दिखाई दे रही है मोबाइल ट्रेडर्स की, जो कनेक्टेड करते हैं इंडिया को आउटसाइड द वर्ल्ड के साथ। ठीक है। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि नट्स को जो है वो इकट्ठा करा जा रहा है और उनको लोड करा जा रहा है कैमल्स की पीठ पर, बैक पर। ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक नट्स की शायद नट को तोड़ रहे हैं। यहाँ पर ऊँट को बैठाया जा रहा है और ये बोरियों में भरे जा रहे हैं नट्स को। और इन नट्स को, ये नट्स हैं, इन नट्स को बोरियों में भरा जाने के बाद यहाँ पर कैमल्स की पीठ पर लोड करा जा रहा है। तो इस तरीके से जो है ये इन अपने जानवरों के साथ जो है वो दूर दूर तक जो है वो ट्रैवल करते थे। तो सेंट्रल एशियन ट्रेडर्स जो थे इन गुड्स को इंडिया लाया करते थे, एंड द बंजारास और जो दूसरे ट्रेडर्स थे वो इनको लोकल मार्केट में पहुंचाया करते थे बिक्री के लिए। तो सेंट्रल एशिया से जो ट्रेडर आ रहे थे, सेंट्रल एशिया कौन सा रीजन हो गया आपको मैप में मैंने बताया है। ठीक है। तो सेंट्रल एशिया का जो ट्रेडर्स थे वो गुड्स को लेकर आते थे इंडिया में, और इंडिया में जो बंजारे और जो दूसरे ट्रेडर्स थे वो जो थे वो लोकल मार्केट्स में उन गुड्स को फिर वो पहुंचाया करते थे। ठीक है। तो ये एक चेन ऑफ मोबाइल ट्रेडर्स की दिख रही है। अच्छा, ये जो थे वो खरीदते थे और बेचते भी थे गुड्स को एज दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे तो ये गुड्स को जो है वो इनकी परचेजेस भी करते थे, यानी खरीदना और बेचना भी हुआ करती थी।
और उनको ट्रांसपोर्ट करते थे ये एनिमल्स के साथ नहीं, जानवरों के साथ तो जाएंगे वो ट्रैवल करेंगे, तो वो उनके साथ जो है वो चीजों को बेचा खरीदा करते थे। अच्छा, आगे द बंजारास जो थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड हुआ करते थे। देयर कैरावान्स वर कॉल्ड टांडा। तो बंजारास जो थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स हुआ करते थे, यानी कि ये खरीद और घुमंतु जो थे, यानी घूमते थे, ट्रेडर्स जो थे वो घूमते थे। बंजारास जो थे बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, इन्हीं के जरिए से जो है वो गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन होती थी। तो इनके कारवान को जो कहा जाता था टांडा कहा जाता था। टांडा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। टांडा क्या होता है? टांडा होता है जो एक कारवा होता है, जो कि बंजारों का एक पूरा कारवा होता है, उसे हम कहते हैं टांडा। ठीक है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, जिसके हमने चैप्टर 3 में देखा था, दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड जब था, तो चैप्टर 3 में हमने देखा था कि इन्हीं बंजारों का इस्तेमाल करते थे अलाउद्दीन खिलजी, कि अनाजों को जो है वो ट्रांसपोर्ट करा जाए शहरों में। यानी कि बंजारों का इस्तेमाल, जैसे कि हमें चेन ऑफ मार्केट यहाँ पर दिखाई दे रही थी कि सेंट्रल अफ्रीकन से ट्रेडर आ रहे हैं, और आने के बाद बंजारों का इस्तेमाल करके और दूसरे लोगों का इस्तेमाल करके लोकल मार्केट में गुड्स को पहुंचाया जा रहा है। तो बंजारों का इस्तेमाल अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ताकि जो है वो ग्रेन्स को जो है वो सिटी के मार्केट में जो है वो पहुंचाया जा सके, ट्रांसपोर्ट करा जा सके। एम्पर जहांगीर जो था, उसने अपने मेमोयर्स में लिखवाया है कि बंजारास जो थे वो ग्रेन्स को कैरीड करते थे बुलक्स पर। जो बैलगाड़ियां थी उसका इस्तेमाल होने लगा था एम्पायर जहांगीर के टाइम पे, और उसमें बंजारे जो थे वो बुलक कार्ट का इस्तेमाल करके अलग अलग एरियाज में जो है वो उन गुड्स को जो है वो ट्रैवल करते थे और वो बेचा भी करते थे। ठीक है, उनको वहां पे जाके वो बेचा करते थे। वो फूड ग्रेन्स को जो है वो ट्रांसपोर्ट करते थे फॉर द मुगल आर्मी के लिए ड्यूरिंग द मिलिट्री कैंपेन्स। जब मिलिट्री कैंपेन्स हुआ करते थे, हम देखा था ना कि कैवलरी मैन जाते थे और सवार था उसमें एक पूरा मनसबदार हुआ करता था। तो वो जब मिलिट्री कैंपेन्स के लिए जाया करते थे, तो उनके लिए अनाज का इंतजाम करना भी जो था वो इसी तरीके से हुआ करता था, कि अब वो वहां पे तो वो युद्ध लड़ रहे हैं, अब उनको खाने की सप्लाई कैसे करी जाए? तो खाने की सप्लाई इन्हीं दो लोगों के द्वारा, बंजारों के द्वारा ही करी जाती थी। विद अ लार्ज आर्मी देयर कुड बी था 1 लाख बुलक्स कैरिंग ग्रेन। यानी कि एक बड़ी आर्मी के साथ, एक बहुत बड़ी जो मिलिट्री कैंपेन जाती थी, तो उसमें लगभग कम से कम 1 लाख बैलगाड़ियों का इस्तेमाल हुआ करता था, जो कि अनाजों को ले जाया करती थी। ठीक है, जो कि अनाजों को कैरी करके ले जाया करती थी। अच्छा, अच्छा, अब हम यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है, इसमें नोमैड्स और इटिनेरेंट ग्रुप का एक डिफरेंस बताया गया है कि नोमैड्स कौन होते हैं और इटिनेरेंट ग्रुप क्या है। ठीक है, तो नोमैड्स जो थे वो एक घुमंतु होते हैं, वंडरिंग पीपल होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते हैं। इनमें से बहुत से लोग जो होते हैं वो पेस्टोरलिस्ट होते हैं, जानवरों के साथ घूमते हैं अपने, जो कि अपने जानवरों के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते हैं झुंड के साथ। पूरा पूरा एक झुंड होता है जानवरों का, जिसमें अलग अलग जानवर हो सकते हैं। ठीक है, गाय हो गई, बकरियां हो गई, भेड़ हो गई, तो वो इनके साथ जो है वो घूमा करते हैं, वो होते हैं नोमैड्स। ठीक है, उसी तरीके से इटिनरेंट होते हैं। इटिनरेंट जो ग्रुप होता है वो होता है क्राफ्ट पर्सन्स का ग्रुप, पैडलर्स का, एंटरटेनर्स का, जो ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर और अपनी ऑक्यूपेशन को जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। यानी कहने का मतलब एक तरीके से आप इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सकते हो कि नोमैड्स जो होते हैं वो ऐसे पर्सन होते हैं जिनके साथ जानवर वगैरह होते हैं, पूरे झुंड में वो घूमते हैं। ठीक है, जबकि इटिनरेंट ग्रुप जो होते हैं वो स्किलफुल पर्सन होते हैं, उनके अंदर कला होती है, वो क्राफ्ट पर्सन होते हैं। पैडलर्स होते हैं, वो जाके सामान को बेचते हैं। ठीक है, कुछ एंटरटेनर्स ट्रैवलर्स होते हैं, जाके घर जो जाके नुक्कड़ नाटक करते हैं, नौटंकियां करते हैं, रोडों पे एंटरटेन करते हैं लोगों को। ठीक है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं अपने ऑक्यूपेशन को प्रैक्टिस करते हुए। ठीक है, दो नोमैड्स और इटिनरेंट में हल्का सा ही डिफरेंट है, हालांकि दोनों ही घूमते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, लेकिन उनके ऑक्यूपेशन में डिफरेंस है बस। ठीक है, दोनों ही नोमैड्स, बोथ नोमैड्स और इटिनरेंट ग्रुप जो होते हैं वो ऑफन विजिट करते हैं सेम प्लेसेस एवरी ईयर। साल में उनकी कुछ जगह फिक्स होती हैं जहाँ पर वो जाते हैं, कि सपोज इस महीने किसी दिन पे, महीने में जो है वो इस रीजन पे जाके वो जाके अपनी ट्रेडिंग करेंगे, या अपना जो है वो क्राफ्ट पर्सनिंग करेंगे, या जो है वो एंटरटेनिंग करेंगे। वो अपने ऑक्यूपेशन को उधर जाकर प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने रीजन्स अपने अलग अलग इलाके बना लिए हुए होते हैं साल में, कि हम इस साल में, साल के इस महीने में हम इस जगह पे जाएंगे, साल के इस महीने में हम इस जगह पे जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अच्छा, बंजारास का जब जिक्र हुआ है तो बंजारास होते कौन है इसको हम देख लेते हैं।
ये एक पीटर मंडी है। पीटर मंडे जो कि एक इंग्लिश ट्रेडर हैं, जो कि इंडिया में आए थे अर्ली 17वीं सेंचुरी में, यानी 17वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में आए थे। पीटर मंडे इंग्लिश ट्रेडर थे। इन्होंने डिस्क्राइब करा है बंजारास को। वो कहते हैं कि एक मॉर्निंग में मुझे एक टांडा मिला, बंजारास का पूरा एक कबीला ग्रुप। टांडा हमने देखा ना कि जो कारवां होता है जिसे हम कहते हैं टांडा, पूरा एक कारवां जा रहा था। उससे वो उनकी मुलाकात होती है, जिसमें कह रहे हैं 14,000 बैल थे। 14,000 बैल कम नहीं होते। तो 14,000 बैल थे, और उन सब के ऊपर जो थे वो अनाज की बोरियां थी, जैसे कि गेहूं है, चावल की, उस पे अनाज की उनके पास बोरियां थी उन बैलों के ऊपर। ठीक है। दीज बंजारास जो थे, अपने हाउस होल्ड में जो भी उनके वाइफ थे, जो भी चिल्ड्रंस थे, उनको वो साथ में लेके चल रहे थे। साथ में ही थे वो, अलॉन्ग विद देम। एक टांडा में कंसिस्ट करती थी कई फैमिलीज। कई फैमिलीज थी, यानी टांडा में जो थी वो एक पूरी कई सारी फैमिलीज हुआ करती थी, पर कारवा हुआ करती थी। तो कारवा जो पूरा कहलाता था टांडा था, और उस टांडा के अंदर जो थी वो कई सारी फैमिलीज थी। उनका वे ऑफ लाइफ जो था वो कुछ हद तक सिमिलर ही था टू दैट ऑफ द कैरियर्स ऑफ हु कंटिन्यूअसली ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो यानी इनकी वे ऑफ लाइफ जो थी वो वैसी ही थी जैसे कि जो सामान का आवागमन करने वाले लोग जो ग्रुप में घूमते हैं, वो ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। इनका वे ऑफ लाइफ बिल्कुल वैसा ही था। इनके पास खुद के इनके बैल हुआ करते थे। कभी कभार ये मर्चेंट से हायर कर लिया करते थे। मोस्ट कॉमनली दे आर देमसेल्फ मर्चेंट, और इनमें से ज्यादातर खुद भी मर्चेंट थे। बंजारस मर्चेंटिंग करते थे ना, अपने पीछे पड़ते थे, वो सेलिंग भी करते थे। यहाँ पे लिखा था दे बॉट एंड सोल्ड दीज गुड्स एज दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इनमें से कुछ बंजारे जो थे वो खुद मर्चेंट भी हुआ करते थे। वो अनाज को खरीदते थे जहां से उन्हें सस्ता मिल जाता था, और उसको फिर वो दूसरी जगह पर बेच देते थे थोड़े से ज्यादा दाम में, ताकि उनको कुछ मुनाफा हो जाए। और फिर जहां पे वो सामान को बेचते थे, वहीं से वो कोई दूसरा सामान जो है वो रिलोड कर देते थे अपने बैलों के ऊपर, दूसरी चीजों के साथ। उसको बैलों को लोड कर देते थे, और उनको फिर जाके दूसरी जगह पर बेच दिया करते थे प्रॉफिटेबल दाम में। ठीक है। एक टांडा में कम से कम, एक टांडा जो था वो, उसमें कम से कम 6 से 7 हजार, 600 से लेके 700 पर्सन, सॉरी हजार नहीं, 600 से लेके 700 पर्सन हुआ करते थे टांडा में पूरा। ठीक है। वो ट्रेवल नहीं करते थे 6 से 7 माइल्स अ डे से ज्यादा। यानी दिन में जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये 6 या 7 माइल ही जो है वो ट्रैवल करेंगे, इससे ज्यादा वो ट्रैवल नहीं करते थे। और दैट टू इन अ कोल्ड वेदर वेदर, और वो भी ठंड के मौसम में ही जो है वो 6 से 7 माइल्स जो है वो ट्रैवल करा करते थे। आफ्टर अनलोडिंग देयर ऑक्सन को अनलोड करने के बाद में, यानी कि अपने बैलों को अनलोड करने के बाद में, वो उनको फ्री कर दिया करते थे कि वो जाके उस पास्चर लैंड पर, हरी भरी घास के इलाके पर जो है वो जाके अपना वो ग्रेजिंग कर लें। और क्योंकि बहुत ही बड़ी लैंड हुआ करती थी, हरी भरी लैंड थी, वहाँ पे कोई ऐसे मकान मकान तो रहे नहीं, बने नहीं, बिल्डिंग बिल्डिंग तो थी नहीं। तो पूरा हरियाली इलाका था, ग्रासी मैदान था। तो वहाँ पे जाके वो अपने ऑक्शंस को ग्रेज कराया करते थे या छोड़ दिया करते थे, और कोई भी उनको जो था वहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं था। ठीक है। तो ये बंजारास के बारे में पता चलता है कि बंजारास के पूरा उनकी कैसी एक्टिविटी थी, कितने बैलगाड़ी थी, कैसे उनका कबीला था, किस तरीके से जो है वो काम करा करते थे। ये एक पीटर मंडे का, इंग्लिश ट्रेडर का ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन, फाइंड आउट हाउ ग्रेन्स इज ट्रांसपोर्ट फ्रॉम विलेज टू सिटीज एट प्रेजेंट। आज अनाज किस तरीके से जो है वो गाँव से शहर में जाता है भाई? ट्रकों में जाता है, ट्रॉलियों में जाता है, बैलगाड़ियों का इस्तेमाल भी होता होगा, लेकिन वो ग्रामीण गांव के इलाकों में देखा जाए तो हाँ वैसे भी होता है। लेकिन अब तो गांव में भी ट्रॉलीज वगैरह हो गई हैं। ठीक है। और इवन तो अब तो कार्गो ट्रेन चलती हैं, तो उनके जरिए से जो है वो अनाज वगैरह जाते हैं शहरों में। इन वॉट वेज इज दिस सिमिलर टू और डिफरेंट फ्रॉम द वेज इन विच बंजारा, बंजारा किस तरीके से फंक्शनिंग करते थे, उसमें किस तरीके से ये डिफरेंस है, इसके बारे में आपको जानकारी देनी है। कई सारी पास्चोरल ट्राइब्स जो थी वो रेयर करती थी, पालती थी, और जानवरों को बेचा करती थी, जैसे कि सच एज कैटल्स और हॉर्सेस जो है वो, इनको इन्होंने पाला और इनको बेच दिया। उसके बाद प्रॉस्पेरस की बस को जिनको जरूरत होती होगी कैटल्स की और हॉर्सेस की जरूरत तो वॉरियर्स को हो रही होगी, सैनिकों को हुआ करती, तो वो घोड़े खरीदा करते थे। ठीक है। या किसी और पर्पज के लिए, जरूर नहीं है कि लड़ाई में ही इस्तेमाल होते हैं, घोड़ों का इस्तेमाल और भी जगह पर होता है। ठीक है। तो कई सारी ऐसी पेस्टोरल ट्राइब्स थी जिनके पास जो जानवर हुआ करते थे, वो उनको पालते थे, पोसते थे, बड़ा करते थे, और उनको फिर वो बेच दिया करते थे, खासतौर पर कैटल्स। और कार्टल्स में आपके पास काव वगैरह, भेड़ बकरियां हो गई, और जो हॉर्स वगैरह हो गया, इसके अलावा
इन सबको प्रॉस्परस पीपल्स को जो है वो सोल्ड कर दिया करते थे। डिफरेंट कास्ट ऑफ पेटी पैडलर्स ऑल्सो ट्रेवल्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज। जो छोटे मोटे पेटी पैडलर्स होते हैं जो सामानों को बेचते हैं जा जा के दूर दूर दूसरे इलाकों में, तो वो एक जगह से एक गांव से दूसरे गांव में ट्रैवल करा करते थे सामानों को बेचने के लिए। दे मेड एंड सोल्ड वेयर्स एज रोप्स, यानी वो बनाते थे और बनाने के बाद बेचा करते थे। क्या बेचते थे? कुछ सामान ऐसे जैसे रस्सियां वगैरह हो गई, कुछ रीड्स हो गई, स्ट्रॉ मैटिंग चटाई का हो गया, कोर्स सॉक हो सेक्स हो गए, यानी जो कट्टे होते हैं जो जूट के जो कट्टे होंगे वो उनको बनाते थे और उनको बेचा करते थे। कभी कभार मेंडिकेंट्स जो थे वो एक्टेड एज अ वेंडरिंग मर्चेंट। तो कभी कभार जो मेंडिकेंट्स हुआ करते हैं, मेंडिकेंट्स बेसिकली बेगर को कहा जाता है, जो फकीर होते हैं, तो वो भी जो थे वो कभी कभार ऐसे वंडरिंग मर्चेंट की तरह ऐसे ही जो है वो एक्ट कर लिया करते थे। देयर वर कास्ट ऑफ एंटरटेनर्स की कास्ट हुआ करती थी जो परफॉर्म करती थी अलग रीजन्स में, टाउन्स में और विलेजेस में अपने लिवलीहुड के लिए। हमें इटिनरेंट ग्रुप्स हुआ करते थे जो ट्रैवल करते थे। ये पैडलर्स का होना और जो ये क्राफ्ट पर्सन है ये सब उसी में आ रहे हैं इटिनरेंट ग्रुप में। तो ये उन्हीं की बात कर रहे हैं कि तो ये इनके तरीके हुआ करते थे वो किस तरीके से जो है वो अपनी लिवलीहुड रन करा करते थे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं चेंजिंग सोसाइटीज एंड न्यू कास्ट एंड हायरार्कीज। अब सोसाइटीज कैसे बदल रही हैं धीरे धीरे, नए कास्ट कैसे जनरेट हो रहे हैं और नई हायरार्कीज किस तरीके से डेवलप हो रही हैं, इस चीज़ को हम देख लेते हैं। नई कास्ट कैसे जनरेट डेवलप हो रही है और हायरार्कीज किस तरीके से चलेंगी, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सोसाइटी चेंज हो रही है ये तो हमने देखा था। ये सोसाइटीज चेंज हो रही है जब आपस में एक दूसरे से मिल मिलाप हुआ। ठीक है, सोसाइटीज में इकोनॉमी रखने लगी। ठीक है, मर्चेंट जो थे वो गुड्स को खरीद रहे थे और बेच रहे थे, बंजारेस भी जो है वो मर्चेंट की तरीके से काम कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है, जो अब सेंट्रल अफ्रीकन से जो सामान आता था उसको जो है वो बंजारेस के द्वारा से लोकल मार्केट में जा रहा था। तो एक तरीके से सोसाइटी में बदलाव आ रहा था कि वहां से वहां पर आया सामान, एक जगह से दूसरी जगह पर आया, वहां से फिर उसको लोड करा के लेके जा रहे हैं। तो वो इस तरीके से जो है वो सोसाइटी बदल गई। अब सोसाइटी जब बदली तो सोसाइटी में कास्ट में कैसे डेवलपमेंट हुआ, कास्ट कैसे नई निकल कर आ रही है, कैसे हायरार्कीज डेवलप हो रही है, इस चीज़ को हम समझते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे इकोनॉमी और लोगों की ज़रूरतें जो है वो बढ़ रही थी, तो लोग को जो है नए स्किल्स के साथ की जरूरत पड़ गई। कुछ आप हम नए स्किल जो है वो रिक्वायर करने लगे लोग। ठीक है, स्मॉलर कास्ट जो थे और जाति जो होती थी वो इमर्ज होने लगी वर्णास के अंदर में। यानी कि देखिए, चार वर्ण थे, वर्ण हमारे चार थे, ब्राह्मण क्षत्रिय, मैं इसको कई बार रिपीट कर चुका हूँ। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होने लगा, इन वर्ण के अंदर से कुछ स्मॉल कास्ट को जो है वो ओरिजिनेट कर दिया। ठीक है, अब जैसे कि ब्राह्मण से, ब्राह्मण के अंदर उन्होंने जो है वो जाति इंक्लूड कर दी। ठीक है, मुझे मुझे तो नॉलेज नहीं है कि ब्राह्मण में कौन कौन सी जाति होती हैं। ठीक है, अच्छा, इसको आप उस तरीके से जोड़ लीजिए कि जो है जैसे कि वो अक्षय कुमार की जो मूवी थी जॉली एलएलबी, जॉली, तो उसमें जब पंडित जी को पकड़ के लेके आते हैं तो वो उनसे जो डिटेल डिस्क्रिप्शन देता है। ठीक है, तो उसमें वो बताते हैं भाई मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण में निरी ब्राह्मण हूँ। एंड उसके बाद वो पूरी एक व्याख्या निकलवाते हैं पूरी तरीके से। तो वैसा ही आप इसको समझ लीजिए कि वर्ण में इस तरीके से जो है वो डिस्क्रिप्शन था। ठीक है, तो कितनी उसमें जो है वो जाति निकल कर आ गई थी। तो इसमें उन्होंने वर्ण को तोड़ दिया था। देखिए, ब्राह्मण एक वर्ण है, वर्ण के अंदर उन्होंने सब डिवीजन करा दिया, तो उसी सब डिवीजन को कहा गया है जाति। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर नए कास्ट जो थे वो एमर अपीयर्ड हुए थे अमर्च ब्राह्मण्स में। ब्राह्मण्स में नई जाति निकल कर आ गई थी, निजी ब्राह्मण जाति। जो मुझे सिर्फ वही याद रहा, निरी ब्राह्मण जाति। जब वो पकड़ के लाते पंडित जी को अक्षय कुमार की जली हुई लड़की की मूवी में, जब एंड होता है मूवीज का, तो वो वहीं से कंसेप्ट, तो ब्राह्मण्स में भी यानी इसका मतलब एक निरी ब्राह्मण की जाति है तो हो सकता है भाई कुछ उसमें और भी ब्राह्मण्स की कैटेगराइजेशन हो। तो वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं। ऑन द अदर हैंड मैनी ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप्स वर टेकन इनटू कास्ट बेस्ड सोसाइटी एंड गिव द स्टेटस ऑफ द जातीज। तो इसमें क्या हुआ, वहीं दूसरी तरफ कई सारे ऐसे ट्राइब्स थे और सोशल ग्रुप्स थे जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी में उन्होंने अपने आप को इंक्लूड कर लिया। हालांकि ट्राइब्स जो थे उनमें कोई कास्ट डिफरेंशिएशन नहीं थी पहले, लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप हुई तो इन्होंने अपने आप को जो है वो एक कास्ट बेस्ड सोसाइटी में जो है वो इंक्लूड करा लिया और इनको मिलने लगे ब्राह्मण्स के द्वारा एक स्टेटस।
जिसे कहा गया है जातीज। ठीक है, स्पेशलाइज्ड जो आर्टिजन्स थे जैसे कि स्मिथ, कारपेंटर वगैरह और जो मेसन्स थे, इनको ही अलग जाति इसको जो है वो रिकग्नाइज करा गया ब्राह्मण्स के द्वारा। यानी ब्राह्मण्स ने कहा कि ये एक अलग जाति से बिलोंग करेंगे। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर वर्ण के अंदर की जो जाति है उसमें इनको इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है, जातिज रदर देन वर्ण बिकेम बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी। जातिज जो थी उनको बेस बना दिया गया सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने का, कि ये इसकी जाति है, ये इसकी जाति है। यानी ये लोहार की जाति से है, ये बढ़ई की जाति से है, ये मिस्त्री की जाति से है। तो उन्होंने जातिज को जो है वो एक सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने का बेस बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो ये सोसाइटी ऑर्गेनाइज होने लगी। ठीक है, अच्छा, जाति के ऊपर कुछ डिस्कशंस भी देखने को मिलते हैं। डेलिब्रेशंस ऑन जाति नहीं, डेलिब्रेशंस का मतलब होता है कुछ डिस्कशंस हो रही है या थिंकिंग हो रही है किसी चीज़ के बारे में। तो जाति के बारे में जो भी डिस्कशंस हो रही है, जो थिंकिंग हो रही है, उसके बारे में हमें एक 12th सेंचुरी का एक इंस्क्रिप्शन मिलता है। कहाँ से मिलता है? उय्यकोंडन उड़यार से, जो कि तिरुचिरापल्ली तालुका में आता है, आज के तमिलनाडु में। ठीक है, वो डेलिब्रेशंस के बारे में, इन डिस्कशंस के बारे में एक सभा चल रही है, सभा ब्राह्मण्स की एक सभा चल रही है जिसमें डिस्कशंस हो रहा है जाति के ऊपर। ठीक है, वो डिस्कशन कर रहे हैं ऑन द स्टेटस ऑफ अ ग्रुप नोन एज रथ कराज। रथ कराज का हम क्या स्टेटस लगा के दें? भाई रथ कराज की हम जाति को किस तरीके से डिफाइन करें कि वह रथ कराज को या हम किस जाति में, किस वर्ण में हम उसे इंक्लूड करें। यानी रथ कराज जो है लिटरली का इनका मतलब होता है चैरिट मेकर्स, यानी जो रथ बनाते हैं, जो रथ बनाते हैं, जो रथ इनकी जो वो रथ होते हैं ना चलने वाले, जिसमें जो महाभारत में जो रथ चलते थे वैसे रथों की बात कर रहे हैं। तो रथ बनाने वाले जो होते हैं वो रथ कराज होते हैं। तो इनको किस हम कौन सा स्टेटस दें, कौन सा इनको हम दर्जा दें, इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, इनका जो ऑक्यूपेशन है, they laid down an occupation which were to include, यानी इनका जो ऑक्यूपेशन है जिसमें आर्किटेक्चर का काम इंक्लूड होता है। यानी कि एक शिल्प शिल्पकार नहीं कहेंगे हम, आर्किटेक्चर को जो एक तरीके से बनाने का तरीका होता है इनका आर्किटेक्चरिंग। बिल्डिंग कोचेज को किस बनाना है, यानी कि जो कोचेज हैं या वैगन्स टाइप के हम कुछ भी कह लेंगे, किस तरीके से वो उसमें काम करते हैं। चैरियट्स हैं, और इरेक्टिंग गेटवेज फॉर टेम्पल्स विद इमेजेस इन दैम, प्रिपेयरिंग वुड इक्विपमेंट यूज टू परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, बिल्डिंग मंडपास, मेकिंग जूल्स फॉर द किंग। तो इन रथ करास का बेसिकली मतलब है आर्किटेक्चर से। यानी कि आर्किटेक्चर अब किसी भी तरीके का आर्किटेक्चर हो सकता है। भाई आप कोचेस बना रहे हो, ठीक है, कोचेस बना रहे हो आप, तो वो भी आपका एक कंस्ट्रक्शन का काम है। ठीक है, चैरियट बनाना, आप रथ बना रहा है, वो भी आपका एक जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का है काम। ठीक है, गेटवेज बन रहे हैं, बड़े बड़े जो गेट हो रहे हैं, टेम्पल्स की जो बड़े बड़े दरवाजे बनते हैं उनमें इनका इस्तेमाल होता है। जो उन पे इमेजेस किस तरीके से छपनी है, तो ये काम उनके होते हैं सारे के सारे। वुडन इक्विपमेंट्स का प्रिपेयर करना जिससे कि जो है वो सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म करा जा सके, मंडप्स को बनाया जा सके, मंडपास। मंडपास जो बेसिकली जो मंदिर में जो 3 सेक्शंस होते हैं ना, एक तो गर्भगृह होता है, एक मंडपास होता है, एक एंट्री पॉइंट होता है। ठीक है, तो वो मंडपास जहाँ पे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे बड़े बड़े जो है वो ओकेजन्स होते हैं, तो वो बनाए। जूल्स बनाए जाएं किंग के लिए, जो ज्वेलरी वाले काम होते हैं वो जूल्स बनाए जाएं। तो वो ये इनके, यानी ये जो भी इनकी स्किल्स के ऊपर है उनके बारे में बात कर रहे हैं कि रात खरास का ये वर्क होता था, और इनको हम किस जाति में डालें, इनको क्या स्टेटस दें, इसके बारे में डिस्कशन मिल रहा है, जिसका हमें डिस्क्रिप्शन मिला है तिरुचिरापल्ली के उड़िया उय्यकोंडन उड़ियार से। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर जब बात आ गई तो सोसाइटीज किस तरीके से चेंजेस हो रही थी, हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अमंग द क्षेत्रियास में आगे हम देखेंगे। तो क्षेत्रियास के केसेस में, यानी हमने अभी तो उधर देखा ब्राह्मण्स को डिवाइड करा गया था, ब्राह्मण्स के बाद में अब क्षत्रियास, तो ये भी वर्ण है, दूसरा वर्ण है ना। ब्राह्मण्स होते हैं, क्षत्रियास हैं, वैश्यास हैं, शूद्रास हैं। तो क्षत्रियास जो वर्ण है उसकी बात कर रहे हैं। तो क्षत्रियास में जो थे न्यू राजपूत क्लैंस जो थे वो पावरफुल हुए थे 11th और 12th सेंचुरी में। 11th और 12th सेंचुरी में जब हमने ट्रेसेस पढ़े थे 700 से लेके 1750 के टाइम पीरियड में, उस 1000 साल के टाइम पीरियड में, तो उसमें इम्पोर्टेंट एक ग्रुप था राजपूत नाम का। ठीक है, जो इम्पोर्टेंस जिसको मिली थी, तो वो जो है वो 11वीं और 12वीं शताब्दी में राजपूत क्लैंस जो थे वो काफ़ी पावरफुल हो गए थे। और वो बिलोंग करते थे अलग अलग लीनिएज से, जैसे कि हुनास से, जैसे कि चंदेलास से, चालुक्यास से,
और दूसरे डिफरेंट लीनियज से वो बिलोंग करते थे। इनमें से हर बीइंग जो है वो ट्राइब्स अर्लियर, इनमें से ज्यादातर लोग जो थे वो किसी कबीले या किसी जनजाति से जो है वो बिलोंग करते थे पहले से पहले, जो बाद में जो इन्होंने अपने आप को जो है वो कन्वर्ट करा लिया। इसके बारे में हमने पीछे एक कहानी भी पढ़ी थी, जिसमें जो है वो एक अ, यज्ञ कराया था, अ, यज्ञ कराया गया था। तो उसमें यज्ञ कराने के बाद में उसने अपने आप को क्षत्रिय डिनोट कर लिया था। हालांकि वो बर्थ राइट नहीं था उसके पास, वो बर्थ से जन क्षत्रिय नहीं था, लेकिन उसने अपने आप को जो है वो हवन के द्वारा, ब्राह्मण्स के द्वारा हवन कराया, और हवन कराने के बाद जो है वो उसने अपने आप को क्षत्रिय क्लेम कर लिया कि वो क्षत्रिय कम्युनिटी से जो है वो बिलोंग करता है। ठीक है। मैनी ऑफ दीज क्लैंस केम टू बी रिगार्डेड एज राजपूत, इनमें से बहुत से लोगों ने जो है वो अपने आप को राजपूत क्लैन से जो है वो रिगार्ड कर लिया कि हम राजपूत हैं। दे ग्रेजुअली रिप्लेस द ओल्डर रूलर्स, और इन्होंने पुराने रूलर्स को जो है वो रिप्लेस कर दिया। हमने ये पीछे पढ़ा था कि उन्होंने अपने सबॉर्डिनेट्स को जो है वो, खासतौर सदर्न रीजन से जो हमने पढ़ा था, कि उन्होंने जो है वो अपने सबॉर्डिनेट्स को जो है वो अपने जो उनके जो ऊपर के जो अधिकारी थे उनको वो मना दिए कि अब हमारा अपना राज चलेगा, हम किसी के अंडर में काम नहीं करेगा, अब हम फ्री हैं। ठीक है। तो धीरे धीरे उन्होंने पुराने रूलर्स को जो है वो रिप्लेस कर दिया था, स्पेशली खास तौर से एग्रीकल्चर एरियाज में। हेयर अ डेवलप्ड सोसाइटी वॉज इमर्जिंग, और यहाँ पर जो है वो एक डेवलप्ड सोसाइटी जो है वो इमर्ज हुई। रूलर्स यूज देयर वेल्थ टू क्रिएट पावरफुल स्टेट्स, और रूलर्स ने जो है वो अपनी वेल्थ का इस्तेमाल करा और एक पावरफुल स्टेट्स जो है वो क्रिएट किए। The rise of Rajput clan to the position of rulers set an example for the tribal people to follow. अच्छा, अब राजपूत क्लैंस का जब राइज अप हुआ ना टू द पोजिशन ऑफ रूलर्स, कि अब राजपूत ने अपने आप को इम्पोर्टेंस बना लिया, ये भी क्योंकि क्लैन से आते थे। होनासा, चंदेला और चालुक्य क्लैन से बिलोंग करा करते थे। तो जब इनको एक रूलर की पोजीशन प्राप्त हुई, तो एक एग्जाम्पल सेट हो गया ट्राइबल्स पीपल के लिए टू फॉलो। अब इससे क्या हुआ कि उनको लगा कि यार राजपूत का तो इतना कबीला बढ़ गया और वो एक अब शासन कर रहे हैं, ये कहाँ हमारे ट्राइब हुआ करते थे। तो इससे जो है वो ट्राइबल पीपल्स में जो है वो एक एग्जाम्पल सेटअप हो गया कि अब ये ट्राइबल पीपल भी सोचेंगे कि यार हम भी क्यों ना ऐसा करने लग जाएं। ठीक है। तो धीरे धीरे जो है वो सपोर्ट मिला इनको ऑफ द ब्राह्मण्स का। कबीले धीरे 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 जो पावरफुल बढ़ रहे थे, जो धीरे धीरे जो है वो गेन कर रहे थे पावर को, जैसे हमने यहाँ देखा ना कि यहाँ पर सोसाइटी डेवलप हुई जिनमें इमर्ज होने लगे, रूलर्स बनने लगे, और उन्होंने अपनी पावर का, अपनी वेल्थ का जो है वो इस्तेमाल करके जो है उन्होंने अपनी एक पावरफुल स्टेट्स जो है वो क्रिएट कर ली। ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि धीरे धीरे जो है वो सपोर्ट जब उनको मिला ब्राह्मण से, जब पावर बढ़ी, तो पावर मिलने के बाद जो है वो उन्होंने ब्राह्मण्स का सपोर्ट लिया, और ब्राह्मण्स का सपोर्ट लेने के बाद जो है वो कई सारे ट्राइब्स जो थे वो एक पार्ट बन गए कास्ट सिस्टम का, एक कास्ट सिस्टम का पार्ट बन गए। लेकिन कुछ ओनली ही जो है वो लीड कर पाए ट्राइबल फैमिलीज को कुछ ज्वाइन द रूलिंग क्लास, यानी इनमें से कुछ ही कबीले जो थे, कबीलों की जो परिवार थे, वो ही जो है वो रूलिंग क्लास को ज्वाइन कर पाए। क्यों? क्योंकि उनके पास पावर थी, क्योंकि उनके पास एक वेल्थ थी। ठीक है। तो इसीलिए जो है वो ऊपर की तरफ उड़ गए। ठीक है। एक लार्ज मेजोरिटी ज्वाइंड द लोअर जातीज ऑफ कास्ट सोसाइटी, और इनमें से जिनके पास पावर कम थी, जो इनके पास वेल्थ कम थी, वो कास्ट सोसाइटीज में जो लोअर जातीज हैं उसमें जो है वो ज्यादातर लोग जो हैं वो जुड़ गए, क्योंकि हर एक रूलिंग क्लास से तो नहीं बन पाया, रूलिंग क्लासेस से तो वो जुड़ नहीं पाया। तो जो थे वो जो कुछ भी कास्ट सोसाइटीज में आ रहे थे, तो वो कास्ट सोसाइटी में अपने आप को लोअर जातीज में जो है वो इंक्लूड करा रहे थे। ठीक है। ऑन द अदर हैंड मैनी डोमिनेंट ट्राइब्स ऑफ पंजाब की जो बहुत सी जो डोमिनेंट प्रभावकारी, जो एक बहुत ही डोमिनेंट रही थी, एक तरीके से कहा है ना, डोमिनेंट का मतलब एक तरीके से जो प्रभावशाली जो रही थी, पंजाब, सिंध और जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की जो ट्राइब्स रही थी, उन्होंने जो था वो अडॉप्ट कर लिया इस्लाम क्वाइटली, क्योंकि धीरे धीरे उन्होंने जो है वो इस्लाम को जो है वो अडॉप्ट कर लिया, यानी कि उन्होंने इस्लाम मजहब को जो है वो अडॉप्ट कर लिया। जो पंजाब, सिंध और नॉर्थ वेस्ट की जो फ्रंटियर डोमिनेंट ट्राइब्स थी उनको अडॉप्ट, उन्होंने इस्लाम को अडॉप्ट कर लिया। एंड दे कंटिन्यू टू रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम, और वो लगातार जो है वो कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट कर रही थी, यानी वो ये मानती ही नहीं थी कि भाई लोअर कास्ट में कोई चीज़ होती है और अपर कास्ट भी कोई चीज़ होती है। ठीक है। इस्लाम में जो है वो कास्ट कोई सिस्टम फॉलो नहीं कर सकते, इस्लाम में कास्ट सिस्टम का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है। वहां पर सब इक्वल है, सब ही जो है वो बराबर है, कोई भी ऐसी कोई कास्ट नहीं है कि ये ऊंची जाति के हैं, ये नीची जाति के हैं। इसलिए जो है वो उन्होंने जो था वो अपने आप को जो है वो इस्लाम से जोड़ लिया।
The unequal social order prescribed by Orthodox Hinduism was not widely accepted in these areas. तो इन एरियाज में पंजाब सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के जो लोग हुआ करते थे, इनके जो इन्होंने जो था वो अडॉप्ट कर लिया इस्लाम को। क्यों? क्योंकि जो एक अनइक्वल सोशल ऑर्डर था जो कि प्रेस्क्राइब्ड करा था हिंदुइज्म के और प्रेस्क्राइब्ड बाय द ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म में। यानी कि हिंदुइज्म में जो है ये सोशल ऑर्डर का जो एक अनइक्वल सिस्टम था, इसको प्रेस्क्राइब करने वाले हिंदुइज्म में जो ब्राह्मण्स थे उनको जो है वो वाइडली एक्सेप्ट नहीं करा इन चीज़ों को, कि भाई हम ये सब चीज़ें नहीं मानते, इस सोशल ऑर्डर को हम नहीं मानते कि इसमें कोई लोअर कास्ट से आता है, कोई अपर कास्ट से आता है, हम इस चीज़ को नहीं मानते। तो ये चीज़ भी थी, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी था, लेकिन कोई अपने आप को पावरफुल गेन कराने के लिए, पावर में आने के लिए, एक तरीके से साम्राज्य स्थापित करने के लिए उसने ब्राह्मण्स का सहारा लेके जो है वो अपने आप को जो है वो एक कास्ट सिस्टम से जोड़ लिया और जाति से अपने आप को जोड़ लिया। ठीक है। तो जो एमरजेंस ऑफ द स्टेट इज क्लोजली रिलेटेड टू सोशल चेंज अमंग्स ट्राइबल पीपल। तो जो एमरजेंस हुआ, स्टेट का जो एमरजेंस हुआ वो रिलेटेड करता है, क्लोजली रिलेट करता है द सोशल चेंज, जो ट्राइबल पीपल्स के बीच में जो सोशल चेंज देखने को मिला ना, इससे ही जो है वो एक एमरजेंस बनता है। धीरे धीरे स्टेट्स जो है वो एमरजेंट हुआ, धीरे धीरे जो है वो उत्पन्न हुआ एक तरीके से। दो एग्जांपल्स इसकी जो है वो हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट हिस्ट्री में जो है वो हमारे इनको नीचे डिस्क्राइब करा गया है, इनको जो है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो हमारा हो जाएगा लेंथी वरना, क्योंकि अभी हमें इसमें गॉड्स को पढ़ना है, गॉड्स के बाद भी हम अहोम ट्राइब्स के बारे में भी पढ़ेंगे, तो इससे वीडियो हमारा जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा और वो इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा। तो वीडियो को हम यहीं रोकते हैं, अगले वीडियो में इनके पार्ट 3 में जो है वो हम गोंड्स पर नज़र मारेंगे और अहोम्स ट्राइब्स के ऊपर भी जो है वो हम इसको स्टडी करेंगे। वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो, कंसेप्ट आपको अच्छे लगे हो, कंसेप्ट आपको समझ में आए हो, तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम पार्ट 3 के साथ अपनी इसी चैप्टर को, और उसमें चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।